एरिया वेक्टर को सीखने के बाद हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, जिसके लिए हमने एरिया वेक्टर सीखा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको बताते हैं फाई ई से। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक नई फिजिकल क्वांटिटी है कोई, मतलब अभी डेवलप नहीं हुई, काफी पहले से। मतलब जो भी आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, उनसे एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि डायरेक्ट कंसेप्ट में समझाओ, आप तो फॉर्मूला लिखो एक बार। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो ई डी एस कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है एंगल बिटवीन, क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बस एक बार देख लो इसको कि आपको पता लग जाए हमें कहां तक पढ़ना है। ये सब चीजें हमें समझनी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, एरिया वेक्टर क्या, एंगल क्या, ये सारी चीजें। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया गया इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार उससे ही सॉल्व करते रहना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो एक स्केलर चीज डिफाइन की गई। स्केलर चीज ऐसा समझो कि यहां पर एक पानी की बाल्टी है, इसको आपको भरना है। तो आपके हाथ में जो पाइप है उसमें से जो पानी निकलता है उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि पानी का पाइप, मतलब पानी ऐसे भी निकल सकता है, सामने मैं ऐसे खड़ा हो गया तो पानी ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, डिपेंड करता है। ओके, तो कहां पे पानी जा रहा है ये उसकी डायरेक्शन है। लेकिन किसी भी डायरेक्शन से इस पानी को भरूं मैं बाल्टी में, तो हमें क्या लेना देना किस डायरेक्शन से भरा गया था। हमें तो लेना देना है कि कितना भरा हुआ है, ये बाल्टी कितनी भरी हुई है। कोई पूछेगा कि किस तरफ खड़े होकर आपने भरा, ऐसे भरा क्या, ये पाइप ऐसे था, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पे बात आ गई सिर्फ अमाउंट की, सिर्फ अमाउंट की बात आई है, क्वांटिटी की बात आई है, मतलब स्केलर वाली बात आई है। तो यहां पर जो पानी हमने बात करी, पानी भरने वाली, इसी बात को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जोड़ रहा हूं। यहां पर पानी की जो डायरेक्शन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जो बाल्टी है उसका वॉल्यूम है वो एक तरीके से एरिया है। तो आप देखो कि अगर मुझे पानी भरना है तो मुझे ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी डायरेक्शन करके भर दूं, ऐसे भर दूं तो पानी भर जाएगा क्या? इसमें नहीं भरेगा। या ऊपर कर दूं पाइप तो पानी इधर ही ढुल जाएगा, या फिर इस बाल्टी के नीचे ऐसा कर दूं, एक इस जगह भरना पड़ेगा पर्टिकुलरली मुझे। मतलब कोई डायरेक्शन से लेना देना है, वैसा ही डायरेक्शन से लेना देना यहां पर होता है। ऐसा समझो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया वेक्टर से रिलेट किया जाता है, आप समझ ही गए होंगे, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा कि एरिया और एरिया वेक्टर में क्या डिफरेंस है, अच्छे से समझाया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एरिया वेक्टर एरिया से रिलेट किया जाता है, तब एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है जिसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को किस तरीके से कट करके जा रही है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरीके से एक शीट को, एक सरफेस को, एक क्लोज सरफेस को, किसी को भी कट करके जा रही है, उससे किस तरीके से लिंक होके जा रही है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। डेफिनेशंस तो आपको बुक्स में बहुत मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ये वो सब, वो काम नहीं आती इतना, वो सिर्फ बोर्ड में आपको समझने के, लिखने के काम आएगी। मैं प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। आपको अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिले, आपको एक ही चीज सोचनी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है किसी सरफेस को। ये ध्यान रखना बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना सरफेस को कट करके जा रही है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारे कोर्स में जनरली जो चलता है ना, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनाना आता ही होगा, यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कुछ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट हो और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, मतलब दोनों लाइंस के बीच में स्पेसिंग सेम रहे, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसा ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से किसी शीट से, किसी एरिया से लिंक होगा, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेगा। देखो जैसे ये मेरे पास एक शीट है, ये है एक शीट को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लो आप। इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कट करके जा रहा होगा, इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम कट करके जा रहा होगा। इनफैक्ट कट ही नहीं कर रहा, सीधा ही निकल गया। सीधा निकल गया, कट कहां किया? अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी तोड़ूंगा। और अगर थोड़ा सा टेढ़ा है तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालेगा। वैसा ही कुछ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग, क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा, सिर्फ कंसेप्ट हम समझ रहे हैं। ऐसा समझो, इस शीट को अगर मैं बोर्ड में बनाऊंगा तो कैसी बनेगी? एकदम वायर की तरह दिखेगी आपको, ऐसी दिखेगी ना।
ऐसी दिख सकती है शीट, ऐसे नॉर्मल। कई बार ऐसा भी बनाया जाता है, देखो इसको 3D में बनाने की कोशिश की जाती है। ये भी एक शीट ही है इसी की तरह, ये शीट ऐसे रखी हुई है, ऐसे। एक ही बात, इस शीट का एरिया वेक्टर हमें निकालना आता है भाई। कोई भी ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर या तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, परपेंडिकुलर। मान रहे हैं हम कि राइट साइड ले लिया हमने, तो हमने जो एरिया वेक्टर लिया है वो राइट साइड ले लिया, ये रहा एरिया वेक्टर, डीएस वेक्टर। तो सेम यही इसके साथ आ रहा है, डीएस वेक्टर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही है कि नहीं कर रही है? इसको कर रही है कट, ठीक है। एक और बनाते हैं। इस शीट को मैंने ऐसा रखने की जगह अब ऐसा रख दिया, ऐसा बनाता हूं। कैसे बनेगा? इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं या फिर ऐसे बना सकता हूं, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर जा रहा है, इसको मैं वो भी नोटेशन दे दूं। ये इसका एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा परपेंडिकुलर। अभी एक बार डायग्राम बना लूं फिर बना के बताता हूं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये शीट को ऐसे रखा हुआ है, तो एरिया वेक्टर कैसा हो गया? ऊपर की तरफ वाला मैंने लिया, नीचे वाला मैंने नहीं लिया है, ठीक। अब यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है क्या? नहीं जा रही, यहां पे जा रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर ज्यादा आना चाहिए और यहां पर मिनिमम आना चाहिए। यहां पर एंगल कितना बन रहा है? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर एंगल कितना बन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एरिया वेक्टर में। देखो यहां मैंने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस में कि ये जो थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। यहां पर ये शीट इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन यहां पर आपका थीटा 90 डिग्री नहीं है। यहां पर ये शीट जब 90 डिग्री रखी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका एरिया वेक्टर। ये आपका एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एरिया वेक्टर का एंगल लेना है आपको, इसलिए थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री, ना कि 90 डिग्री। बड़े ध्यान से समझना है इस बात को। यहां देखो कि यहां पर ये जो शीट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 0 डिग्री एंगल बना रही है, लेकिन आपको एंगल शीट वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एरिया वेक्टर लेना है, और इसलिए थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। आप खुद सोचो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और 90 डिग्री पर मिनिमम होता है, 0 होता है? कॉस थीटा। ये कॉस 90 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। आप खुद इस फॉर्मूले में रख के देखो कि मैक्सिमम कब आना चाहिए। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम आना चाहिए थीटा 0 पे। तो दिख भी रहा है कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट करके जा रही है, और यहाँ पर मिनिमम 0 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करके नहीं जा रही। फॉर्मूले में वैल्यू रख के देखता हूँ, फाई ई इक्वल्स टू ई ds cos 0 डिग्री, यानी कि ई ds आ गया यहाँ पर तो, और यहाँ पर फाई ई इक्वल्स टू ई ds cos 90 डिग्री, cos 90 0 होता है इसलिए 0 हो गया। तो यस, फ्लक्स एक पॉजिटिव वैल्यू रख रहा है, फ्लक्स 0 वैल्यू भी रख रहा है, हो सकता है, और फ्लक्स नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता है। देखो यहां पर हमने फॉर्मूला रखा, अब आप चाहो तो लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने लिखा, सबसे पहले फॉर्मूला हो गया। लाइन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, ये आप लिख सकते हो। और इसकी जो मतलब ये है, होता कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसकी यूनिट भी हम लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर मीटर, और ds मतलब एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से गया वोल्ट इनटू मीटर, एक यूनिट तो ये हो गई। दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और इसकी एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। यहां पर हमने देख लिया कि पॉजिटिव कैसे होता है, 0 कैसे होता है, नेगेटिव वाला भी देख ही लेंगे अभी जल्दी ही। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब कोई भी शीट इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली रखी हुई है, तो शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया तो 90 डिग्री है, मतलब एरिया वेक्टर, शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन एरिया वेक्टर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल 0 डिग्री है। जब भी कोई शीट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखी हुई है, वह शीट इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 डिग्री एंगल बन रहा है, लेकिन उसी वजह से एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमें जो एंगल लेना होता है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना होता है। बड़े ध्यान से इनको समझते हुए करना आप इन तरह के क्वेश्चंस को। एक और जैसे मैं लूं कि जरूर थोड़ी हमेशा 90 और ये 0 ही होगा,
मान लो कोई शीट ऐसे रखी हुई है इस तरीके से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो एरिया वेक्टर देखो ये रहा ds वेक्टर, तो ये एंगल बीच का कितना है थीटा, तो यहाँ पर जो आएगा फाई ई फ्लक्स जो आएगा वो आएगा e ds cos थीटा आएगा, जिसकी वैल्यू इससे कम होगी और इससे कम होगी, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है इससे, और इससे भी क्या होगी, ये ज्यादा होगी, ऐसे इसकी वैल्यू इससे कम और इससे ज्यादा, मतलब मैक्सिमम से कम मिनिमम से ज्यादा, बीच की कोई वैल्यू आएगी इस e ds cos थीटा की। ये कुछ आपको समझ में आया होगा जहां तक मुझे लगता है। मैं चाहूं तो इसकी लैंग्वेज आपको लिखा दूं जैसे ये कैसा बना हुआ आ सकता है, ये लिखाता हूं मैं आपको। व्हेन अ शीट इज प्लेस्ड नॉर्मली टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट को ऐसे रखा, नॉर्मली है, शीट 90 डिग्री बना रही है, एरिया वेक्टर ये रहा ds वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया 0 डिग्री। ऐसे भी लिखा सकता है व्हेन शीट इज प्लेस्ड सच दैट इट्स एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तो काम ही खत्म हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 0 डिग्री हो गया। इसके बारे में कैसा लिखा सकता है, व्हेन शीट इज प्लेस्ड सच दैट इट इज मेकिंग when sheet is placed such that its area vector is making 90 degree angle with the electric field, और कैसा लिखा सकता है when sheet is placed parallelly to the electric field, ऐसा कुछ लिखा आ सकता है। ओके, तो आपको समझ के करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, a square shaped coil भी एक ही बात है शीट जैसे, of area 4 meter square is placed in a uniform electric field of 5 Newton per Coulomb such that the sheet is making an angle of 60 degree with the electric field, then find flux। अब कैसे है देखो, ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनको अपने आप से करना है अपने आप से करो, और जिनको हिंट चाहिए वो देख लो, मैं पूरा तो अभी नहीं बता रहा, टेंशन मत लो, खुद को करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है, वो रखी हुई है 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। मान लो कॉइल है स्क्वायर शेप्ड, इसको सामने से थोड़ी देखना है, इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखोगे तो एक लाइन की तरह दिखेगी, ये रही वो लाइन, ऐसे लाइन की तरह दिखेगी ये कॉइल, सिंपल। अब इस कॉइल को कैसे रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए, तो ऐसे ही रखना है। जिस पर्सन ने इसको ऐसे रख दिया होगा उसका तो भगवान मालिक है, क्योंकि ये तो फिर 120 डिग्री एंगल बन गया, इतना भी नहीं आ रहा तो सीखना पड़ेगा आपको। ये है 60 डिग्री एंगल वाला मामला, आपने कितने एंगल पे रखा है इसको, 60 डिग्री एंगल पे रखा है ऐसे, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब पोज लगाओ और आंसर निकालो इसको। देखो कैसे सॉल्व करना चालू किया होगा, अगर आपको फ्लक्स निकालना है फाई ई, तो वो होता है ई ds cos थीटा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलम, एरिया कितना दे रखा है 4 मीटर स्क्वायर, थीटा कितना लिया होगा 60 डिग्री, यस, क्योंकि दे रखा है ना मेकिंग 60 डिग्री एंगल, और यही क्या हो गया होगा रॉन्ग। आपको जो थीटा लेना है वो शीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का नहीं लेना, आपको जो थीटा लेना है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का लेना है। ये है यहां पर एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसको देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, ये देखो, ये आगे बढ़ाया, इसको मैं आगे बढ़ा दूं और ऐसे, ये 90 डिग्री, ये 60 और 90 150, ये कितना हुआ 30 डिग्री, और ये अल्टरनेट एंगल बना पूरा, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। मतलब जो आप एंगल 60 ले रहे थे 60 नहीं आएगा, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ना कि 60 डिग्री। तो एक चीज ध्यान रखो, आपको 90 में से माइनस कर देना है, थंब रूल ऐसा समझो, 90 में से माइनस कर देना है। जैसे देखो अगर शीट नॉर्मल थी, शीट 90 बना रही थी, तो 90 में से माइनस किया 0 डिग्री आया, एरिया वेक्टर कितना बना रहा था 0। शीट पैरेलल थी 0 डिग्री बना रही थी, तो 90 में से 0 माइनस किया कितना आया 90। ऐसे ही शीट अभी 60 बना रही है, 90 में से 60 माइनस किया कितना 30 डिग्री आया, तो वैल्यू डाल दो, फाई ई इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, तो मतलब ये गया 10√3, और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। ये आंसर आ गया आपका, सिंपल सा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला हमने, ये शीट की वजह से निकाला, किसी कॉइल की वजह से निकाला, मतलब ओपन सरफेस की वजह से निकाला, एक 2D सरफेस की वजह से। अब हम 3D की बात करते हैं,
ये मिटा रहा हूं इसको मैं। ये एक 3D सरफेस है, मतलब एक क्लोज सरफेस है, एक सिलेंडर है, ये रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूं। ये रखा हुआ है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब कुछ नहीं बोला जाए तो यूनिफॉर्म ही लेना होता है, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो वहां तो एक ही सरफेस हुआ करती थी, ये एक ही शीट है। ये कितने से बना है? एक हिस्सा इधर वाला, ये सरफेस 1 है, एक हिस्सा ये कर्व्ड वाला, ये सरफेस 2 है, और एक हिस्सा इधर वाला, ये सरफेस 3 है। ये ऐसा बना है। ये रहा एक सरफेस, ये रही एक सरफेस, ये रही, और एक सरफेस ये कर्व वाली। तो ये जो इधर सरफेस है फ्लैट वाली, इसका एरिया वेक्टर हमेशा कैसा लेना है? बाहर की तरफ। क्लोज सरफेस का बाहर की तरफ ही होता है। ये एरिया वेक्टर बाहर, इसका एरिया वेक्टर बाहर परपेंडिकुलर, और इसका एरिया वेक्टर भी बाहर हमेशा परपेंडिकुलर। मतलब ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ये रहा इसका एरिया वेक्टर, और ये रहा इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अब आप खुद देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर एंट्री ले रहा है ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, एरिया वेक्टर बाहर है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। मतलब θ1 कितना है? θ1 कितना है? 180 डिग्री। ना कि सरफेस का ले लेना कि सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 90 बना रहा है, नहीं, गलत हो जाएगा। यहां देखो सरफेस 2 के लिए θ2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। θ2 कितना हो गया? 90 डिग्री। θ3 की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, दोनों में एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब वैल्यू निकालना चालू करते हैं। टोटल फ्लक्स जो आएगा φe, वो आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। आगे बढ़ो, φ1 को क्या लिख सकता हूं? e ds cos θ1 प्लस e ds cos θ2 प्लस e ds cos θ3। cos θ1 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1 माइनस e ds प्लस cos θ2 90 डिग्री 0 प्लस cos 0 1 e ds, प्लस का eds माइनस का eds, टोटल कितना हो गया? 0। तो यस, फ्लक्स 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। यहां पर टोटल फ्लक्स 0 हो गया। तो एक लाइन याद रखना, जब भी किसी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, जिस क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चार्ज भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है इसके अंदर, खाली था ये, तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि टोटल इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स हो गया होगा। अच्छे से इस चीज को याद रख लेना, टोटल इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग फ्लक्स जब हो जाएगा तो उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ नहीं, इसका मतलब ये है टोटल फ्लक्स इससे कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। दोबारा से समझ लो, यहां पर कितना एंगल बना था? 180 डिग्री, इसलिए माइनस आया। यहां पर 0 डिग्री एंगल बना, इसलिए प्लस का आया। और क्योंकि दोनों साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसलिए इधर की वैल्यू बराबर आई है। अगर यहां पर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फ्लक्स 0 नहीं होता, क्योंकि यहां पर मेरे को लिखना पड़ता E1, यहां पर लिखना पड़ता E2, और दोनों बराबर नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। एक और चीज याद रख लो कि जैसे मैंने बोला इनकमिंग फ्लक्स इक्वल्स टू आउटगोइंग फ्लक्स, तो एक चीज याद रखो, इनकमिंग फ्लक्स को हमेशा आप नेगेटिव से लोगे और आउटगोइंग फ्लक्स को हमेशा आप पॉजिटिव से लोगे। ये देख लो, मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। मान लो ये कोई बॉडी है, एक शेल है, यहां पर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ऐसे। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे आती हैं? जहां पर कौन सा चार्ज रखा हुआ हो? नेगेटिव चार्ज। और यहां से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे निकलती है? जहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ हो। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, जितनी इनकमिंग है उतनी आउटगोइंग है। टोटल फ्लक्स यहां पर कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब अगर किसी बॉडी से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आए उतनी ही चली जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां पर अंदर चार्ज कितना हो गया? जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ये जो ब्लू वाला है, इस फ्लक्स को आप नेगेटिव से लोगे। यहां पर जो ये फ्लक्स है ब्लू वाला ये नेगेटिव है, और जो रेड वाला फ्लक्स है, रेड वाला, ये कैसा है? पॉजिटिव है। ये फ्लक्स पॉजिटिव है, ये फ्लक्स नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव फ्लक्स के साथ उसी अमाउंट का पॉजिटिव फ्लक्स जोड़ोगे
तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर से समझ लो, इस फ्लक्स को नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ये आ रहा है नेगेटिव की तरफ, तो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे ज्यादा में बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, उसमें भी कुछ ऐसी ही चीजें होंगी, और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं विद रिलेटेड टू एरिया। तो सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको इस कोचिंग में पढ़ना है जहां मैं पढ़ाता हूँ, कोटा फिजिक्स, कोटा केमिस्ट्री, मेरा छोटा ब्रदर केमिस्ट्री पढ़ाता है, महावीर नगर में कोचिंग है शिव ज्योति कॉन्वेंट स्कूल के पास में। तो जो भी इस एरिया से देख रहा हो जो शिव ज्योति कॉन्वेंट के पास पढ़ता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर हमेशा डालता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।